दोस्तों, मैं आपको आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, वह ना केवल आपके दिल को झकझोर देगी, बल्कि यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या अब भी रिश्तों का कोई मतलब बाकी रह गया है। यह कहानी एक 9 साल के मासूम रौनक की है, जो अपने परिवार के बीच सुरक्षित महसूस करता था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा भयानक मजाक किया जो किसी के भी दिल को तोड़ सकता है। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बल्कि रिश्तों में छुपे कड़वे सच की भी कहानी है। रिश्तों की मर्यादा जब टूटती है और लालच या खुदगर्जी उसे घेर लेती है, तो इसका खामियाजा अक्सर मासूम लोग भुगतते हैं। रौनक अपने घर के आंगन में खेलता हुआ उस दिन अचानक गायब हो गया। घर वालों की खोजबीन के बाद जब उसका शव मिला तो पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो तब लगा जब इस घटना के पीछे का सच सामने आया। पुलिस की जांच में यह पता चला कि रौनक के परिवार के भीतर एक ऐसा गुप्त राज छिपा था जिसने उसकी जान ले ली। यह राज उसकी मां और उसके चाचा के बीच के अनैतिक संबंधों का था। वह मासूम इस गहरे और शर्मनाक सच का गवाह बन गया था। जब रौनक ने अपनी मां से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है और यह सब वह अपने पिता को बताएगा, तो उसकी मां और चाचा ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी भी इंसानियत को शर्मसार कर दे। सोचिए दोस्तों, जब एक बच्चा अपनी मां से मदद की गुहार लगा रहा हो और वही मां उसकी चीखें सुनकर चुपचाप खड़ी रहे, यह इंसानियत का कैसा पतन है। रिश्तों की ऐसी गिरावट और खुदगर्जी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ आपको चौंकाना नहीं है, बल्कि यह याद दिलाना है कि रिश्तों की मर्यादा और जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे कृत्यों के खिलाफ जागरूक होना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज में मासूमों की सुरक्षा सबसे पहले हो। तो आइए इस कहानी को ध्यान से सुनें और इससे कुछ ऐसा सीखें जो समाज को बेहतर बनाने में मदद करे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी मेहनत सही लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और प्लीज सौरभ की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आइए जानते हैं इस घटना के उन पहलुओं को जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक कस्बा है बिनाहट, और इस कस्बे का एक मोहल्ला है नयापुरा, और यहीं पर कर्ण सिंह नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहता था। कर्ण सिंह सूरत में एक साड़ी फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसके परिवार में पत्नी यशोदा के अलावा 2 बच्चे थे। उसका छोटा भाई भानु सिंह भी उसके साथ ही रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कर्ण सिंह अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा था। अभी पिछले महीने 18 नवंबर को फैक्ट्री से छुट्टी लेकर वह अपने घर आया हुआ था। लेकिन जब 29 नवंबर 2024 को शाम करीब 4 बजे कर्ण सिंह घर का कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गया हुआ था, ठीक उसी समय घर के बाहर खेल रहा उसका 9 साल का बेटा रौनक अचानक से लापता हो गया। घर वालों ने रौनक को इधर उधर तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। रौनक की मां यशोदा का रो रो कर बुरा हाल था। यशोदा ने इस बात की जानकारी तुरंत अपने पति कर्ण को दी और बताया कि रौनक लापता हो गया है। हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिल रहा है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। कर्ण भागता हुआ अपने घर पहुंचता है और वह भी रौनक को खोजने में लग जाता है। लेकिन हर जगह तलाश करने पर भी जब बच्चा नहीं मिला, तो परेशान होकर कर्ण ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी। कर्ण की पत्नी ने पुलिस को बताया कि शाम 5 बजे तक तो उनका बेटा घर के बाहर ही खेल रहा था, लेकिन फिर खेलते खेलते वह अचानक कहीं गायब हो गया। इसके बाद पुलिस भी रौनक की खोजबीन में जुट गई। इसी तरह रौनक को तलाश करते करते 2 दिन बीत गए थे। पुलिस ने बच्चे को गांव के कुएं और नालों में भी तलाश किया था, मगर फिर भी रौनक का कुछ पता नहीं चला। अब तक 3 दिन बीत चुके थे और तारीख आ गई थी। 2 दिसंबर की और होता यह है कि सुबह 6:30 पर कर्ण सिंह के पड़ोस में रहने वाले दिनेश जब अपने घर से बाहर निकले, तो उन्हें अपने घर के सामने गली में एक बोरा पड़ा हुआ दिखाई दिया, और जैसे ही दिनेश ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई थी, क्योंकि उस बोरे में रौनक की लाश थी। वह बोरा खुला हुआ पड़ा था। रौनक का चेहरा भी बाहर निकला हुआ था। उसका सिर बुरी तरह से कुचला गया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि कातिलों ने रौनक का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया है। रौनक की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार और मोहल्ले वालों की भीड़ जुट गई, और लोगों ने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को भी दे दी। इधर रौनक के माता पिता का रोकर बुरा हाल था। उसकी मां दहाड़े मारकर रो रही थी, अपना सीना पीट रही थी, और एक मां की ऐसी हालत देखकर पड़ोसियों को भी उस पर दया आ रही थी। यशोदा को रोते बिलखते देख उन लोगों की आंखें भी नम हो गई थी, और इधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया था।
इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने रौनक के शव को जांच किया और देखा कि उसके सिर से बहने वाला खून सूख चुका है। साथ ही पुलिस ने देखा कि उसके शरीर पर कुछ पत्ते भी चिपके हुए हैं। उन पत्तों से पुलिस को कुछ शक हुआ। उस गांव के लोग अक्सर झाड़ियों को काट कर सूखने के लिए छतों पर रख देते हैं, जिन्हें सूख जाने पर वह लोग जलाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों के घरों और छतों की छानबीन करनी शुरू की और पुलिस ने सारा इलाका छान मारा, लेकिन कहीं भी पुलिस को उस पत्ते या इस घटना से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। और फिर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि रौनक का शव जिस गली में था वह गली तो उनके घर के ठीक पीछे पहुंचे। इस बात से तुरंत पुलिस का माथा ठनका और इसके बाद पुलिस रौनक के पिता करण के घर की जांच करने में जुट जाती है। और जब पुलिस वाले उनकी छत पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर वैसे ही पत्तों का ढेर नजर आया जिस तरह के पत्ते रौनक के शरीर पर चिपके हुए थे। जांच के दौरान पुलिस को करण के घर की छत और सीढ़ियों पर भी खून के निशान भी मिले, जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद पुलिस का शक घर वालों पर ही गहरा गया। उन्हें लगने लगा था कि कहीं ना कहीं यह मामला यहीं से शुरू होकर यहीं पर खत्म किया गया है, यानी इस कत्ल में जरूर कोई घर का ही व्यक्ति शामिल है। और जब पुलिस ने घर के सभी कमरों की तलाशी ली तो उन्हें करण के भाई भानु के कमरे में रौनक का एक बनियान मिला जो खून से सना हुआ था। इसके अलावा उस कमरे की दीवारों पर भी खून के कई निशान थे। जाहिर सी बात है, इन सब चीजों से पुलिस को सबसे पहला शक करण के छोटे भाई भानु पर ही था। इसलिए पुलिस ने रौनक के चाचा भानु को शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया और थाने लाकर उससे पूछताछ की गई। मगर पूछताछ के दौरान भानु पुलिस के सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहा था। इसलिए जब पुलिस वालों ने जब अपने अंदाज में उसकी खातिरदारी की तो वह टूट गया और उसने यह कबूल कर लिया था कि हाँ, उसी ने अपनी भाभी यानी रौनक की माँ यशोदा के साथ मिलकर रौनक का कत्ल किया है। उसके मुंह से रौनक की माँ का नाम सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे। असल में पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिर एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को कैसे कत्ल कर सकती है। फिर भी पुलिस ने एक टीम भेजकर यशोदा को भी गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह था कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके चलते एक चाचा और एक माँ ने अपने 9 साल के मासूम बेटे को खत्म कर दिया। आखिर उस मासूम ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? इन सब बातों का पता लगाने के लिए जब पुलिस ने भानु के फोन को खंगाला तो उसके फोन की गैलरी में रौनक की माँ यशोदा और उसके चाचा भानु की कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले, जिससे इस कत्ल की पूरी तस्वीर तो साफ हो गई थी। लेकिन अब यह भी जानना जरूरी था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से अचानक ही एक माँ को अपने बेटे का कत्ल करवाना पड़ा। और जब इस बारे में उन दोनों से पूछताछ की गई तो भानु ने बताया कि उसका बड़ा भाई कर्ण सूरत में साड़ी के कारखाने में काम करता था, इसलिए वह अक्सर सूरत में ही रहता था। उसी दौरान भानु की अपनी भाभी यशोदा के साथ प्रेम संबंध बन गए थे। उन दोनों के बीच सारी मर्यादाएं टूट चुकी थी। वह दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। लेकिन जब उसका भाई कर्ण घर आता था तब वह दोनों थोड़ा दूरी बना लेते थे। हालांकि भाभी माँ समान मानी जाती है, लेकिन इनके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी। और फिर होता यह है कि 18 नवंबर को उसका भाई कर्ण काम से छुट्टी लेकर घर आया हुआ था और 29 नवंबर यानी घटना वाले दिन उसका भाई कर्ण घर का सामान लेने बाजार चला गया। इधर भानु और उसकी भाभी यशोदा करीब 10 दिनों से मिले नहीं थे, इसलिए भाई के बाजार जाने के बाद भानु मौका देखकर अपनी भाभी यशोदा के कमरे में घुस गया। लेकिन जब वह दोनों मर्यादाओं की हद को पार कर रहे थे तभी अचानक 9 साल का रौनक उस कमरे में आ जाता है। और जब वह अपनी माँ को अपने चाचा के साथ संबंध बनाते हुए देखता है तो हैरान रह जाता है। इधर जब उन दोनों की नजर रौनक पर पड़ती है तो वह दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। बेटे को अपने सामने देखकर यशोदा को लगा कि अब उनके संबंधों के बारे में सबको पता चल जाएगा, जिससे उन दोनों की बड़ी बदनामी होगी। और बदनामी का ख्याल आते ही उन्होंने तुरंत रौनक को पकड़ लिया। पहले तो यशोदा ने अपने बेटे रौनक को बहला फुसलाकर चुप कराने और समझाने की कोशिश की और उसे रुपए भी दिए और कहा कि दुकान से कुरकुरे लेकर खा लेना, लेकिन किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि रौनक 9 साल का बच्चा था, वह सब समझता था। इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि तुम चाचा के साथ क्या कर रही थी, मैं पापा को जरूर बताऊंगा। यशोदा उसे बार बार समझाती रही, लेकिन रौनक इस जिद पर अड़ा हुआ था कि वह अपने पापा को जरूर बताएगा। रौनक की इस बात से वह दोनों डर गए और उसकी माँ और चाचा को डर सताने लगा था कि अगर उन दोनों के अवैध संबंधों के बारे में कर्ण को पता चल गया तो वह उन्हें घर से बाहर निकाल देगा। इसलिए अब उन दोनों ने रौनक को ही खत्म करने का प्लान बनाया। इसके बाद भानु रौनक को कुरकुरे दिलाने के बहाने दुकान पर लेकर गया। फिर वह उसे साथ लेकर अपने कमरे में चला गया।
वहां पर एक बार फिर उन दोनों ने बच्चे को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब रौनक नहीं माना तो भानु अपनी भाभी यशोदा से आखिरी बार पूछता है कि अब क्या करना है। उसकी भाभी यानी रौनक की मां ने कहा कि इसे मार डालो, क्योंकि अगर यह जिंदा रहेगा तो हम दोनों को बुरी तरह फंसा देगा। इतना कहकर यशोदा कमरे से बाहर निकल गई और जैसे ही रौनक ने कुरकुरे का पैकेट खत्म किया तो भानु ने धोने वाली थापी उठाई और रौनक के सिर पर जोर से दे मारी। रौनक नीचे गिर पड़ा, उसके सिर से खून बहने लगा था। वह रोते हुए कहता है कि चाचा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन भानु तो जैसे पागल हो गया था। उसे बच्चे को रोते देख जरा भी तरस नहीं आया और उसने थापी से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। भानु जब उस बच्चे को मार रहा था तो उस समय उसकी मां यशोदा भी अपने बेटे की आखिरी चीखें सुन रही थी। वह अपनी मां को पुकार रहा था कि मां मुझे बचा लो, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मां अब मां नहीं बल्कि एक डायन बन चुकी है। खैर, रौनक को खत्म करने के बाद अब शव ठिकाने लगाने की बारी थी। उन्होंने रौनक की लाश को पहले तो कमरे में ही रखा, इसके बाद उसकी लाश को सीढ़ियों के पास रखे एक ड्रम पर रखकर उसके ऊपर बोरा डाल दिया ताकि कोई देख ना सके। शव को ड्रम पर रखने के दौरान सीढ़ियों पर भी खून गिर गया था। भानु ने उसे भी साफ करने की कोशिश की, लेकिन करीब 2 घंटे तक साफ करने के बाद भी निशान पूरी तरह से साफ नहीं हो पाए थे। इन सब के दौरान रौनक की मां यशोदा दरवाजे पर खड़ी होकर लोगों पर नजर रख रही थी ताकि कोई अचानक से घर के अंदर ना आ जाए। इसके बाद अंधेरा होने पर उन्होंने रौनक की लाश को एक बोरे में भरा और उसे अपने घर की छत पर जहां झाड़ियों की गठरियां रखी हुई थी उनके नीचे छिपा दिया। और फिर शाम 7:30 के आसपास यशोदा ने रोने धोने का ड्रामा शुरू कर दिया। लाश को छत पर छिपाने के बाद उन्होंने सोचा था कि मौका देखकर रौनक की लाश को अकेली पड़ोस में ही रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के घर फेंक देंगे, क्योंकि उन लोगों के साथ उनकी पहले से ही रंजिश चल रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा था कि उनके घर शव मिलने से पड़ोसियों का शक भी उनके रिश्तेदारों पर ही जाएगा, क्योंकि पड़ोसी जानते थे कि उन दोनों परिवारों में कई सालों से रंजिश चली आ रही है। इसको लेकर उन्होंने अपहरण की कहानी भी गढ़ ली थी, लेकिन शव को रिश्तेदार के घर फेंकने का उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया था और 3 दिन तक उन्होंने उसकी लाश को घर की छत पर ही छिपाए रखा। लेकिन जब रौनक के पिता कर्ण ने अपनी पत्नी के सामने यह बताया कि 2 दिसंबर को वह आगरा में पुलिस कमिश्नर से मिलने जाएगा और वहां से डॉग स्क्वाड को बुलाएगा ताकि पता चल सके कि आखिर हमारा बच्चा कहाँ है, यह बात सुनकर यशोदा कांप गई थी और यशोदा ने अपने देवर भानु को बताया था कि 2 दिसंबर को उसका पति डॉग स्क्वाड को लाने आगरा जाएगा, क्योंकि रौनक का शव अभी तक छत पर ही रखा था। इसलिए उन दोनों ने प्लान बनाया कि आज रात को कैसे भी करके रौनक का शव घर से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर पुलिस ने लाश उनके घर से ही बरामद कर ली तो सबसे पहला शक उन पर ही जाएगा। इसलिए उन्होंने शव को फिर से ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और फिर प्लान के अनुसार 1 दिसंबर को सुबह 4 बजे यशोदा मोबाइल चार्जिंग पर लगाने के बहाने घर से बाहर निकली। इसके बाद वह छत पर पहुंच गई और भानु मकान के पीछे वाली गली में खड़ा हो गया। इसके बाद यशोदा ने अपने बेटे की लाश को रस्सी से बांधकर नीचे उतारा, जिसे गली में खड़े भानु ने पकड़ लिया और फिर यशोदा भी नीचे गली में आ गई। फिर उन्होंने बोरे का मुंह खोल दिया था और रौनक की लाश को गली में ही छोड़कर वह लोग घर वापस आ गए थे। इसके बाद जब पड़ोसियों ने लाश देखी तो हड़कंप मच गया था। पड़ोसियों का कहना था कि रौनक यशोदा का लाडला था। रौनक जब स्कूल से घर आता था तो वह अपनी मां से चिपक जाता था। वह 9 साल का हो चुका था, लेकिन अभी भी खाना वह अपनी मां के हाथों से ही खाता था। वह अपनी मां के बगैर कहीं नहीं जाता था, हर समय मां के आगे पीछे ही घूमता रहता था, क्योंकि उसके पिता तो अक्सर बाहर ही रहते थे, जिसकी वजह से रौनक के लिए उसकी मां ही सब कुछ थी। अगर वह किसी चीज की जिद करता तो उसकी मां उसे जरूर ला कर देती थी, लेकिन अचानक इस मां ने जो किया बहुत ही शर्मनाक था, क्योंकि पहले तो उसने रिश्तों की मर्यादा तोड़ी, इसके बाद इस डायन ने मां के नाम को भी कलंकित कर दिया। खैर, फिलहाल उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। अब देखना है कि माननीय अदालत उसे क्या सजा देती है। दोस्तों, जब एक मां खुद अपने बच्चे को मारने का आदेश दे तो वह न केवल मां जैसे पवित्र रिश्ते को अपमानित करती है, बल्कि इंसानियत के सबसे निचले स्तर पर गिर जाती है। यह केवल हवस या स्वार्थ का नतीजा नहीं, बल्कि उसके भीतर इंसानियत के खत्म हो जाने का प्रमाण है। मां का कर्तव्य अपने बच्चे की हर हाल में रक्षा करना है, लेकिन जब वही मां अपने बच्चे की चीखें सुनकर भी पिघलने के बजाय उसकी मौत का आदेश दे तो वह मां नहीं बल्कि एक राक्षसी स्वरूप बन चुकी है। ऐसे में उसे मां कहना भी मां शब्द का अपमान होगा,
ऐसी माँ के लिए केवल यही कहा जा सकता है कि उसने अपनी हवस, स्वार्थ और भय के आगे अपनी ममता को कुचल दिया। उसकी आत्मा में ना तो कोई पछतावा था और ना ही किसी जिम्मेदारी का बोध। जब बच्चा माँ से मदद की गुहार लगाता है तो वह चुपचाप खड़ी रही और उसका दर्द देखती रही। यह दर्शाता है कि उसने अपने भीतर की इंसानियत को भी दफना दिया था। ऐसी माँ केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है। और चाचा के कृत्य को देखते हुए जो उसने ना केवल रिश्तों की मर्यादा को तोड़ा बल्कि एक निर्दोष बच्चे की जान भी ले ली, उसे न्याय के दायरे में लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के अपराध के लिए कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि समाज में ऐसा संदेश जाए कि इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि समाज में इस तरह की मानसिकता का न केवल इलाज किया जा सके बल्कि भविष्य में किसी भी मासूम को इस तरह के हालात का सामना न करना पड़े। जिन लोगों को इस तरह के अपराध करने की मानसिकता हो, उन्हें कड़ी सजा देने से एक ठोस संदेश जाएगा कि समाज इस प्रकार के अपराधों को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। इसके साथ ही यह संदेश भी जाएगा कि ऐसे अपराधों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को मानसिक और कानूनी सहायता भी प्रदान की जाए ताकि वे इस त्रासदी से उभर सके। अगर एक माँ अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों को इस हद तक त्याग सकती है तो यह समाज के लिए आत्मनिरीक्षण का समय है। ऐसी माँ को न केवल कानून के कठोर दंड का सामना करना चाहिए बल्कि समाज को भी उसे एक कलंक के रूप में याद रखना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी माँ इस तरह की क्रूरता करने से पहले 1000 बार सोचे। एक माँ जो खुद अपने बच्चे की मौत की साजिश रचती है, वह सिर्फ अपनी ममता नहीं बल्कि पूरे समाज में माँ के पवित्र स्वरूप को भी कलंकित कर देती है। ऐसी माँ के लिए केवल घृणा ही व्यक्त की जा सकती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।